कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की बात करें तो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस जैसे टॉपिक्स ये कितने अहम हैं ये बताने की जरूरत नहीं। और इसी में एक बहुत ही जरूरी स्कीम आती है, पीएम पोषण, यानी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। तो चलिए आज इसी योजना के हर पहलू को समझते हैं, खास तौर पर एग्जाम के नजरिए से। तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इस योजना की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम स्कीम के बेसिक्स और उसके वर्किंग मॉडल को देखेंगे। इसके बाद इसमें एक जो नया डेवलपमेंट हुआ है, मिलेट्स को शामिल करने की बात, उस पर चर्चा करेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि आगे की राह क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी पॉलिसी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है पहले उस प्रॉब्लम को समझना जिसके लिए वो पॉलिसी बनाई गई है। तो हम शुरुआत करेंगे उस बुनियाद से जिस पर यह पूरी योजना टिकी है, और वो है भारत का पोषण संकट। तो सवाल वही है, आखिर इस स्कीम की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब हमें कुछ आंकड़ों में मिलता है। ऐसे आंकड़े जो देश में बच्चों के कुपोषण की एक बहुत ही, कह सकते हैं, गंभीर तस्वीर दिखाते हैं। जैसे ये पहला आंकड़ा देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 यानी NFHS 5 बताता है कि भारत में 5 साल से कम उम्र के 35.5% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं। अब स्टंटिंग का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है उम्र के हिसाब से हाइट का कम रह जाना, और ये होता है लंबे समय तक कुपोषण की वजह से। स्टंटिंग तो है ही, पर एक और गंभीर समस्या है वेस्टिंग की। भारत में 17% से ज्यादा बच्चे इससे प्रभावित हैं। अब वेस्टिंग का मतलब है हाइट के हिसाब से वजन का बहुत ही कम होना। ये अक्यूट मैलन्यूट्रिशन को दिखाता है, मतलब हाल फिलहाल में हुए कुपोषण को। और अब शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक आंकड़ा, अनीमिया। सोचिए, 67.1% बच्चे, मतलब लगभग हर 3 में से 2 बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये आंकड़ा पिछले सर्वे के मुकाबले बढ़ा है, जो कि एक बहुत सीरियस पब्लिक हेल्थ इशू की तरफ इशारा करता है। तो स्टंटिंग, वेस्टिंग, अनीमिया, इन सब चुनौतियों को देखते हुए इनसे निपटने के लिए ही सरकार ने अपने सबसे बड़े स्कूल फीडिंग प्रोग्राम को एक नया रूप दिया। और वो नया रूप है पीएम पोषण स्कीम। इसे 2021 में लॉन्च किया गया। इसका मकसद बिल्कुल सीधा है, सरकारी और सरकारी मदद से चलने वाले स्कूलों के बच्चों को दिन में कम से कम एक बार गर्म, पका हुआ और पौष्टिक खाना देना, ताकि क्लासरूम हंगर यानी पढ़ाई के वक्त लगने वाली भूख को खत्म किया जा सके। अब एग्जाम के लिहाज से ये पॉइंट नोट कर लीजिए, पीएम पोषण कोई बिल्कुल नई स्कीम नहीं है। ये असल में हमारी पुरानी मिड डे मील स्कीम का ही एक नया और ज्यादा बड़ा रूप है। और सबसे बड़ा बदलाव क्या है? सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब इसमें प्री प्राइमरी लेवल के बच्चों को, यानी जो बाल वाटिका में पढ़ते हैं, उनको भी शामिल कर लिया गया है। ये योजना फिलहाल 5 साल के लिए है, मतलब 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए इसे मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो स्कीम आ गई, पर सवाल ये है कि ये जमीन पर काम कैसे करती है, इसके की फीचर्स क्या हैं। चलिए अब इसके वर्किंग मैकेनिज्म को थोड़ा डिकोड करते हैं। तो इस योजना के कुछ मुख्य स्तंभ हैं जो इसे खास बनाते हैं, जैसे इसका कवरेज बढ़ाकर बाल वाटिका तक ले जाया गया, स्कूलों में पोषण उद्यान बनाने की बात कही गई, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए तिथि भोजन जैसा एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट लाया गया। और हाँ, गवर्नेंस में सुधार के लिए डीबीटी और सोशल ऑडिट पर भी खास जोर है। ये तिथि भोजन का कॉन्सेप्ट वाकई बहुत अनोखा है। ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने किसी खास मौके पर, जैसे किसी का जन्मदिन हो, कोई त्योहार हो, तो वो बच्चों के लिए स्कूल में स्पेशल खाने का इंतजाम कर सकता है। इससे होता क्या है? योजना में समाज की भागीदारी बढ़ती है, एक अपनेपन का भाव आता है। गवर्नेंस के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को अनिवार्य करना। इससे होता यह है कि स्कीम में जो कुक्स और हेल्पर्स काम कर रहे हैं, उनका पैसा, उनका मेहनताना सीधा उनके बैंक खाते में पहुंचता है, बीच में कोई नहीं। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, ट्रांसपेरेंसी लाना और सिस्टम में जो फाइनेंशियल लीकेजेस होते हैं उन्हें रोकना। और फिर अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही के लिए सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट लाया गया। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये लोकल कम्युनिटी को, मतलब वहां के लोगों को ही स्कीम की मॉनिटरिंग में हिस्सेदार बनाता है। वो देख सकते हैं, जांच सकते हैं कि योजना जमीन पर सही से लागू हो भी रही है या नहीं। चलिए अब बात करते हैं इस योजना से जुड़े एक बहुत ही हालिया और जरूरी डेवलपमेंट की। एक ऐसी कोशिश जो पोषण के स्तर को और भी ऊपर ले जाने का इरादा रखती है।
हुआ ये है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि वो पीएम पोषण के तहत दिए जाने वाले खाने में मिलेट्स यानी मोटे अनाज को शामिल करें, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी। और ये सिर्फ खाने में वैरायटी लाने के लिए नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी और स्ट्रेटेजिक सोच है। तो मिलेट्स ही क्यों? इसके पीछे एक मल्टी डायमेंशनल सोच काम कर रही है। पहली बात, ये सुपर फूड्स हैं, पोषक तत्वों का खजाना है। दूसरी बात, इनकी खेती में पानी बहुत कम लगता है, जो इन्हें क्लाइमेट फ्रेंडली बनाता है। और तीसरी और बहुत ज़रूरी बात, इससे छोटे किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलती है। और ये कदम सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, इसे ग्लोबल लेवल पर भी रिकग्निशन मिल रहा है। ये याद रखना ज़रूरी है कि भारत की ही पहल पर यूनाइटेड नेशंस ने साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था। तो ये जो पॉलिसी है, ये उसी बड़े विजन का एक हिस्सा है। तो ठीक है, हमने स्कीम को समझ लिया, उसके फीचर्स भी देख लिए, लेकिन किसी भी योजना की असली परीक्षा तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में होती है ना? तो अब सवाल है कि आगे की राह क्या है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी कामयाबी के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, जितने भी हेल्थ और न्यूट्रिशन से जुड़े कार्यक्रम हैं, उन सबको एक साथ जोड़कर इंटीग्रेट करके काम किया जाए। दूसरी, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक बहुत मजबूत कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाई जाए। और तीसरी, स्कीम की जमीनी हकीकत पर नजर रखने के लिए एक दमदार मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार हो। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हमारे सामने एक बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है कि कागज पर एक बेहतरीन नीति बना लेना वो तो बस पहला कदम है, लेकिन इसे जमीनी हकीकत में बदलने की असली चाबी क्या है? इम्प्लीमेंटेशन के वो कौन से चैलेंजेस हैं जिन्हें पार करना हमारे देश के भविष्य के लिए सबसे जरूरी है?